अभी भी 1947 के दर से हम काफी दूर हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में कहा करते थे कि 1947 में $1 के बराबर हुआ करता था। आप चैनलों पर पेट्रोल सस्ता होने की खबर देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन क्या सरकार भी इतनी ही खुश होती होगी? अगर चुनाव ना हो तो वो इस खुशी का इजहार भी ना करे। फिर भी भारत सरकार ने तेल कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ा दी? अगर नहीं बढ़ाती तो कंपनियां आपके लिए पेट्रोल और डीजल के दाम और भी कम कर सकती थीं। जून 2014 में जब कच्चा तेल $115 प्रति बैरल था, तब दिल्ली में पेट्रोल $71 के करीब मिल रहा था। जून से जनवरी के बीच कच्चा तेल $65 प्रति बैरल कम हो गया, लेकिन दिल्ली में पेट्रोल के दाम में सिर्फ $9 की कमी आई। तो क्या जितना सस्ता होना चाहिए था उतना हुआ? इनके दामों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो बाजार के हिसाब से ये कम क्यों नहीं हुए? तब सरकार की कमाई का क्या होता जिससे वो विकास के लिए पैसे जुटाती है? कच्चा तेल से सिर्फ पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल ही नहीं बनता है। टायर, रबर, कपड़ा, दवा, परफ्यूम, स्याही, हेयर कलर, मोमबत्ती, जूते, प्लास्टिक, टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। जाहिर है सरकार की कमाई काफी कम हो सकती है। यही संकट मनमोहन सिंह के समय भी था और यही मोदी के सामने भी है। महंगाई बढ़ती है तो भी बजट घाटा बढ़ता है और कम होती है तो भी बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था का जो मॉडल हमारे सामने उपलब्ध है, अगर ठीक से आप याद करेंगे तो पाएंगे कि इसमें संकट का काल ही ज्यादा है। स्वर्ण युग कभी कभार, वो भी किसी एक देश में स्वर्ण युग नहीं टिकता है, कभी यहां तो कभी वहां। उन देशों में भी संकट आता है जहां डिजिटल क्रांति हो चुकी है। लेकिन मौजूदा संकट को क्या सिर्फ तेल के गिरते दामों से ही समझा जाए? खाद्य उत्पादों और कमोडिटी के भी दाम दुनिया भर में गिरे हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि लोगों के पास इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छे दिनों में भी ज्यादातर लोग गरीब रह गए होंगे। दुनिया भर में खाद्य, धातु, कपास, रबर के दाम गिरने से गुजरात के कपास और मूंगफली किसान सड़क पर आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली और नई सरकार के समय से ही मनरेगा में कटौती हो रही है। इसके अलावा नई सरकार ने अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी कम वृद्धि की है। कुछ अर्थशास्त्री तारीफ कर रहे हैं कि इससे किसानों के पास कम पैसा गया, जिसके कारण महंगाई कम हुई। इतने सारे उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इस चक्र को समझ सकें। अर्थशास्त्री बम है कि सीईओ और मैनेजरों की सैलरी बढ़ने जा रही है, लेकिन वो इस बात से भी गदगद हैं कि गांवों में किसानों और खेतीहर मजदूरों की मजदूरी कम बढ़ रही है। ये कौन सा साइंस है आप बेहतर जानते होंगे, पर हिंदू मुस्लिम टॉपिक से टफ लगता है। बुधवार के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि किसानों की आमदनी पिछले 10 साल में सबसे कम बढ़ी है। नवंबर 2014 में औसत दिहाड़ी $266.26, नवंबर 2013 में औसत दिहाड़ी $256.52 बढ़ी थी। नवंबर में औसत सालाना बढ़ोतरी सिर्फ 3.8% रही। जून तक दिहाड़ी में सालाना बढ़ोतरी 10% से ऊपर थी। अर्थव्यवस्था का यह मॉडल अजीब है। जब गिरावट आती है तब लोग उम्मीद पाल लेते हैं और जब बढ़त होती है तो उम्मीदें उनको पाल लेती हैं। तो कच्चे तेल के दाम में गिरावट भारत के लिए बमलहरी है या शीतलहरी? हम इसी पर प्राइम टाइम में बात करेंगे। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ फिर हैं, अध्यक्ष बीजेपी एनर्जी सेल। एमके वेणु अमर उजाला ग्रुप के वरिष्ठ संपादक। नीलोत्पल बसु अभी आ जाएंगे, सीपीएम नेता। धीरेन्द्र कुमार, आप मार्केट एक्सपर्ट हैं। वेणु, आपसे मैं पहले जानना चाहता हूं कि ये जो दाम गिर रहा है, हम सड़क पर खुश होते हैं कि पेट्रोल अब सस्ता होने वाला है या हो गया है और उसके असर में महंगाई कम हुई है या रुक गई है, लेकिन पूरी दुनिया जिस तरह से चिंतित है, क्या इसका असर भारत पर भी आप देखते हैं? या भारत में जिस तरह से सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार एक तरह से मजबूत है अपने फैसलों को लेकर या जो भी करती हुई नजर आ रही है, उसके बाद भी आप कोई इस पर असर देखते हैं? इसमें रवीश में दो बातें हैं। शुरू में जब बीजेपी सरकार आई तब तेल के दाम गिरने शुरू हुए और उससे इन्फ्लेशन में भी असर पड़ा। तो ये एक व्यू था कि भाई तेल के दाम, लोग त्रस्त थे, तेल तो बहुत 115-20 पे, उससे सरकारी बैलेंस शीट पे बड़ा असर हो रहा था, सब्सिडी बढ़ रही थी, तो शुरू में बड़ी राहत मिली। मगर राहत, मेरा मानना है कि जब इतनी ज्यादा गिरी, कोई भी दाम अगर एकदम से 5-6 महीने में इतना ज्यादा गिरे, इस बार तो $60 गिर चुका है, 115 से आज की तारीख में 50 पे है, तो इतना ज्यादा गिरने से एक ग्लोबल लेवल पे बहुत वेल्थ डिस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि तेल जो निर्यात करने वाले भी हैं उनके पास भी, वो भी इन्वेस्ट करते हैं दुनिया में, और उनकी भी, अगर ये मान के चलिए अगर 15 बड़ी इकोनॉमीज में अगर 5 अगर बैठ जाएं और बाकियों को फायदा हो रहा हो, तो वो
हो नहीं सकता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और अमेरिका की मैं खास बात कर रहा हूं, अमेरिका का जो इस बारी ग्रोथ जो है, जो अभी 5% जो पिछले क्वार्टर में ग्रो किया है, वो ज्यादातर वहां के अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि शेल गैस को लेके ग्रोथ हुआ है और वहां की एम्प्लॉयमेंट शेल गैस वाले प्रोविंसेस में ज्यादा बढ़ी है। और शेल गैस भी $70 से नीचे वो लॉस मेकिंग हो जाता है। तो अमेरिका को भी चिंता है इससे कि अगर ये तेल के दाम अगर 50 पे ही रहे तो शेल गैस की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लॉस मेकिंग हो जाएगी और वहां पे वो इंडस्ट्री ठप हो सकती है। अच्छा, ये अमेरिका को भी चिंता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 115 से 70 बिल्कुल सही था, हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म अभी भी अच्छा है हिंदुस्तान के लिए। मगर अगर ये 50 के आसपास रहे तो ये ज्यादातर अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम हो सकती है दुनिया को, और उसी का ये रिफ्लेक्शन था जो स्टॉक मार्केट में जो बिल्कुल एक डर पैदा हुआ एक दिन का मंगलवार को, लेकिन बुधवार में वैसी अफरा तफरी नहीं थी। बुधवार के दिन अभी आज मैंने देखा कई जो हमारे बिजनेस चैनलों में जो ग्लोबल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे थे कि देखना पड़ेगा और 5-7% और गिर सकता है, और बजट से पहले जो पहले विचार ये हो रहा था कि बजट से पहले थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज होगा, वो होगा कि नहीं, ये अभी डिबेट चल रहा है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे, यूरोप में जो ये तेल के साथ ये एक और बात जुड़ गया, यूरोप में ग्रीस के आगे दोबारा बैठ जाने की आशंका है कि ये बिल्कुल बैंकरप्ट ना हो जाए, और यूरोप में जो सरकारी जो डेट प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई है। आज खबर आई कि यूरोप में इन्फ्लेशन नेगेटिव हो गया, डिफ्लेशन जो आप कह रहे हैं। तो ये नेगेटिव हो जाने के बाद लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब सरल हिंदी में समझो। डिफ्लेशन जो ये है, डिफ्लेशन जो जापान में आपने देखा, जो लॉस्ट डेकेड्स बोलते हैं जापान में, जो 20 साल के, वो डिफ्लेशन की वजह से हुआ है। वहां पे लोग डिमांड नहीं है, खरीदते नहीं है। अगर आप नहीं खरीदेंगे इन्फ्लेशन तो कैसे बढ़ेगा? हाँ, कैसे नहीं खरीदेंगे तो आप इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी? तनेजा साहब, ये हमारे लिए संकट में संभावना है या सचमुच इस संकट को लेकर आप चिंतित हैं? दोनों चीजें हैं। अगर आप देखिए, जो तेल है वो खाली अर्थशास्त्र नहीं है। पिछले 70 साल का आप इतिहास उठा करके देखिए, गोलमाल भी है। तेल में 90% जो है राजनीति होती है। तेल को तमाम देश हथियार की तरह प्रयोग करते हैं, और हमने जो पिछले दिनों देखा है उसके अंदर अर्थशास्त्र कम और राजनीति शास्त्र ज्यादा है। एक तरफ अगर आप देखिए, सऊदी अरब ने उसको अर्थशास्त्र की तरह प्रयोग किया कि अमेरिका की जो शेल क्रांति हुई है, जिससे उनका अस्तित्व उनको लगता है खतरे में आ गया है, उन्होंने अपनी जो डीप पॉकेट्स हैं, जो उनके पास बहुत पैसा है, उसको कहीं ना कहीं डिमोलिश करने की कोशिश की है। अभी कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन अमेरिका को हिला दिया है उन्होंने। दूसरी तरफ उसी को वो यूज कर रहे हैं ईरान के खिलाफ, जिससे कि ईरान पे कीमतें कम हो जाए और ईरान के अंदर जो है आर्थिक अव्यवस्था फैल जाए, सामाजिक अव्यवस्था फैल जाए, जिससे ईरान इंटरनली कोलैप्स कर जाए। वो सऊदी अरब को सूट करता है। अमेरिका इसलिए चुप है क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका तेल को हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है रूस के खिलाफ, के यूक्रेन के मसले पे रूस जो है जो 40-45 बिलियन सऊदी अरब तो इससे इनकार करता है कि हम सब कुछ, मैंने जैसे कहा, राजनीति है, इंकार उस चेहरे पे इंकार होती है, खंडन वाला अंदर वाला। और यूक्रेन को लेकर रूस के साथ वो खेल हो रहा है, उसका नतीजा है कि रूस काफी कमजोर पड़ गया है। दूसरी तरफ आप उठा करके देखिए कि जो ओपेक जो संस्था होती थी, जब भी तेल प्राइस को रेगुलेट करना होता था तो वो अपनी ताकत का प्रयोग करते थे। ओपेक डिवाइडेड हाउस हो गया, टूटा हुआ घर है आज। उसमें सऊदी अरब, कुवैत और इराक की चलती है। ईरान को कोई पूछता नहीं, वेनेजुएला को कोई पूछता नहीं। जो नॉन ओपेक कंट्री, जो 60% दुनिया का तेल है वो नॉन ओपेक कंट्री प्रोड्यूस करते हैं, वो दूसरी तरफ हो गए। तो इसका उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक तरफ राजनीति हो रही है, एक तरफ जो है डिमांड भारत चाइना से जो बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल्स है, वो आ गए। तो नतीजा क्या है कि एक तरह का शीत युद्ध आज चल रहा है। ये शुरुआत तो कुछ देशों ने इसका असर, ये जो 2015 का साल है, जो भारत के लिए एक उम्मीदों का साल है कि ठीक है अब सरकार बहुत सारी चीजें कर चुकी है, बहुत सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, हम ये जानना चाहते हैं। अगर देखिए, अगर मेरा ये मानना है कि जैसे तेल सस्ता हुआ, थोड़े दिनों के लिए सस्ता हुआ, भारत को एक विंडो मिली। उस विंडो से जो है आप रिफॉर्म्स करिए, ऑयल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन करिए, महंगाई को कम करिए, तो ये बहुत अच्छी विंडो। और ये मुझे लगता है अभी 2-3 महीने और अगर तेल सस्ता रहता है, चुनाव हो जाएंगे फिर दाम बढ़ने लगे। नहीं, अच्छी विंडो है, अच्छी विंडो है।
ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर तेल की कीमतें $68 पर बैरल से नीचे रहती हैं, क्योंकि तो 80% तेल हम मंगाते हैं, तो क्या होगा कि मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमीज हैं वो उनके अंदर चोट पहुंचेगी। मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी से हमारा जो आदान प्रदान है वो $280 बिलियन का है। वहां से तेल मंगाते हैं, हम पेट्रोलियम भेजते हैं, हमारे 70 लाख लोग वहां काम करते हैं, हमारी कंपनियां वहां प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। अगर तेल की कीमतें वहां कम होती है और उनके 50% प्रोजेक्ट जो हैं वो उनको जो है वो बंद करना पड़ता है, तो लाखों हमारे जो वहां मजदूर रहते हैं वो उससे अफेक्टेड हो जाएंगे, हमारे रेमिटेंसेस अफेक्टेड हो जाएंगे। ये तो पूरा एक किसी के हाथ में भी कोई कारण नहीं है। नहीं, देखिए तेल जो है पूरी दुनिया की राजनीति की भी अर्थशास्त्र की धुरी तेल है। अगर हम तेल को खाली स्टॉक मार्केट से देखेंगे, खाली उसका अर्थशास्त्र देखेंगे तो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको पूरे होलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा। तो शॉर्ट अगर 2-3 महीने और तेल सस्ता रहता है अच्छी बात है, लेकिन तेल अगर 68 से ऊपर जो होता है वो भी हमारे लिए खराब बात है। तेल की कीमत ऐसी होनी चाहिए जिससे देश के अंदर भी विकास हो, सस्ता तेल हमको मिले, लेकिन बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार, विश्व बाजार मजबूत रहे। अगर विश्व बाजार कमजोर होता है वो हमारे लिए फाइनेंस कैपिटल वाले हैं वो इतने ही उनको चुनाव लड़ना पड़ता, पर वो चुनाव नहीं लड़ते, वो तो लड़वाते हैं। अगर विश्व की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो फिर हमारे लिए खराब। फाइनेंस कैपिटल वाले तो चुनाव लड़वाते हैं। खाली कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है, विश्व की अर्थव्यवस्था की। मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात, वो 2008 में हुआ था। अब इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है अगर ऑयल 40 पे रहता है और 6-7 महीने वहां टिक जाता है। अगर 6-7 महीने रह गया तो आर्थिक मंदी आ जाएगी फिर से, तो उसका खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें करेक्शन स्टेबलाइज हो गया, दुनिया भर के बाजार को देखते हुए इसका असर जो है, कई बार होता है कि बाजार 2 दिन गिरा, चौथे दिन ठीक हो गया, या फिर आप इसमें एक देख रहे हैं लॉन्ग टर्म कारण देख रहे हैं, असर देख रहे हैं इसका? नहीं, दुनिया के और भारत का भी भारत के लिए मुझे इसका असर काफ़ी कम दिखता है। ये जो कुछ भी अभी चर्चा हुई कि दुनिया का बाजार जुड़ चुका है, भारत भी जुड़ा हुआ है, हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, तो दुनिया के बड़े भाग में अगर उसका असर होगा और ख़ासकर कुछ इकोनॉमीज़ पे इसका काफ़ी गहरा असर हो सकता है, तो उसका भारत पे थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन भारत इसका नेट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। हम जिस तरह से इन्फ्लेशन के बारे में लाचार हो गए थे पिछले 2-3 साल पहले, और वो जो लाचारी थी जिसमें हमारे हाथ में कुछ लगता ही नहीं था, मुझे लगता है उसमें तेल का बड़ा योगदान है। मुझे नहीं पता कि किस लेवल पे जो पेट्रो डॉलर का FII या FDI नहीं आएगा तो फिर बाकी चीजें यहाँ कैसी होंगी? तो फिर हमारा स्टॉक लड़खड़ाएगा। नहीं, दुनिया में बहुत पैसा छापा गया है पिछले 10 साल में, और मुझे लगता है कि उस पैसे वो, और पैसे का तो ये सिम्टम यूरोप में तो नेगेटिव है, यानी कि यूरोप में लोगों के पास पैसे नहीं है। मुझे लगता है कि पैसा तो जहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, डिलीवरी होगा, डिमांड कहाँ है, तो फिर ये मार्केट का जो उछाल है, मतलब इसमें हम पॉसिबिलिटी देखें या ये भी एक तरह से फेक है, नकली है ये भी? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें हमें कुछ नहीं देखना चाहिए। एक दिन बाजार गिरता है तो फिर ये निकाल के भाग जाते हैं। नहीं, ये 3% का गिरावट एक ऐसे साल में जिसमें कि 60-70% लोगों का पैसा बढ़ा हो, उसके बाद 3% की गिरावट कोई खास बात है ही नहीं। उसके अलावा, और ये सब कुछ बाजार में तब हुआ है जब ना तो ब्याज दरें घटी है, ना कोई कंपनी के प्रदर्शन में कोई बदलाव आया है। ये केवल इस आशा पे आया है कि एक कैपिटलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये उम्मीदों पे आया है। ये पहली बार ऐसा है, खून में पैसा है वो कहते भी हैं, या प्रो बिजनेस पॉलिटिक्स हमारे यहाँ आया है, जो कि प्रो बिजनेस, लेकिन प्रो बिजनेस पॉलिटिक्स तो पिछले 20 साल से इस देश में कहा जाता रहा है, लेकिन वही होती रही। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये बहुत एनालिसिस में ये बात आ रही है कि हमारे कॉर्पोरेट के पास वो कर्ज से डूबे हुए हैं, जिनको माना जाता है कि ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन वो कर्ज से डूबे हुए, उनके पास नए पैसे नहीं है निवेश करने के लिए, सरकार फिर अपना विनिवेश करे, तो सरकार वो कैसे करेगी? और सिर्फ अपने विनिवेश के पैसे से उनको बहुत पैसा तो दे नहीं सकती है, तो उनको बाहर से ही पैसा चाहिए। तो जब ये आर्थिक मंदी जो तनेजा जी कह रहे हैं उसके संदर्भ में की बात है, आप ये कह रहे हैं दूर की बात है, पर ये अगर ये तेल का दाम इतना गिर रहा है, आपको अगर ये सारी चीजें नहीं होती हुई तभी नजर आएंगी ना, या तो दाम रुक जाए या फिर चढ़ना शुरू हो। नहीं, पूरे दुनिया में जो केवल तेल ही एक बड़ा कारण नहीं है। मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ जो फ्लो है उसमें एक बड़ा भाग पेंशन फंड का आता है, जो कि तेल के पैसे से वो रिसाइकल नहीं हो रहा है। अगर आप देखें कि जो विदेशी देखिए फूड और कमोडिटी का भी प्राइस गिरा है दुनिया में ना। एक सेकंड आप मुझे दीजिए,
अब हो क्या रहा है कि तेल की कीमतें इतनी कम हो गई हैं, वो तेल की दुनिया भर की कंपनियां जो निवेश करती हैं नए तेल को भंडार को खोजने के लिए, नई एक्विजिशन के लिए, अब वहां पे उन्होंने विराम लगा रखा, वो नहीं कर रही हैं। तो लिहाजा वो स्थिति पैदा हो सकती है 1-1.5 साल के बाद कि जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हो जाए। तो मेरा मानना है कि बहुत सस्ता तेल वो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है, बहुत महंगा तेल वो भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। बीच की स्थिति जो है जो वो भारत के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी आपके जब आप आ रहे थे स्टूडियो में तो तनेजा जी कह रहे थे कि इसके पॉलिटिकल पहलू को दिखा रहे थे कि कैसे एक देश दूसरे देश को फिक्स करने का प्रयास कर रहा है। क्या आप इसे फाइनेंस कैपिटल के फिक्सिंग के जरिए भी इसे हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि हम इसको कैसे डिकोड करें कि ये जो तेल के दाम गिर रहा है? देखिए, धीरेन्द्र काफी पॉजिटिव हैं। एक सवाल पे मैं तानेजा जी के साथ सहमत हूं। हाँ। ये जो पूरी मसला है इसको सिर्फ शेयर बाजार के दृष्टिकोण से या सिर्फ राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो वित्तीय बाजार है, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें और सारे कंपोनेंट्स है। जैसे कि आप देखेंगे कि इस समय सोने का भाव गिर रहा है, इस समय डॉलर का जो भाव है दूसरे मुद्रा के तुलना में बढ़ रहा है। तो जो भारत के लिए कुछ एडवांटेज दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट से इसका एक पोर्शन न्यूट्रलाइज भी हो रहा है। और ऐसे भी हमारे देश के अंदर तेल का प्राइसिंग लेके बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमने शुरू से बोल रहा है कि हमारे देश के अंदर एकदम पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि 3 कंपोनेंट होता है तेल का दाम फिक्स करने के लिए: कच्चा तेल का भाव, प्रोसेसिंग का खर्चा और फिर टैक्स। हाँ। और जैसे ही भाव गिरने लगे, हमारे सरकार वो एडवांटेज लेने के लिए कंज्यूमर के बजाय ये टैक्स बढ़ा के फिर लगभग 70,000 करोड़ रुपया, जो मतलब बजटेड नहीं था, बजट से अतिरिक्त उन्होंने हाथ में ले लिया। और उसी के आधार पे तनेजा जी शायद बोल रहे हैं कि इसको हमें दूसरा काम करने सरकार नहीं लगी तो चलाएगी नहीं, वही तो है ना कि ये जो इन्फ्लेशन के बारे में धीरेन्द्र जी भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में महंगाई का स्थिति है। हम आते आते ये मूलचंद के पास देखा आपके स्टूडियो में पराठा तो नहीं मोदी जी का बहुत फोटो लगा हुआ है कि महंगाई के ऊपर कस लिया हमने, कम हो गया। हाँ। तो ये महंगाई के ऊपर कोई कसा नहीं है, मुद्रास्फीति कम हुआ है, लेकिन आम उपभोक्ता के पूछिए, ये मतलब जो बैनर उनके लिए घातक साबित हो सकता है अगर कोई ठीक से बात को रखते हैं लोगों के बीच में। खैर छोड़िए वो बात, सवाल है बहुत सारे फैक्टर हो गया। एक तो ये जो यूक्रेन के चलते जो अमेरिका हिट बैक कर रहा है, और इसमें थोड़ा सऊदियों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, उनके साथ जो राजनीतिक समझदारी है, तालमेल है कि जो लॉन्ग टर्म में आप लॉन्ग टर्म प्लेयर्स उसमें, जैसे अभी वेणु कह रहे थे कि अमेरिका खुद भी उस जाल में फंस गया, फंस गए, क्योंकि तेल की कीमत एक सीमा से नीचे गिर गई है। तो जो शेल का उत्पादन है, जो उसके रिग हैं, वो भी वहां पर कई रिग बंद हो रहे हैं, ऐसी भी खबर है। प्रॉब्लम है ना, वही तो मतलब बहुत दिन पहले भारत के संबंध में मार्क्स बोले थे कि ये अंग्रेजों ने जो काम किया वो आखिरकार हमारे आज़ादी के आंदोलन के लिए काम आया, रेलवे, डाक तार वगैरह वगैरह। तो इतिहास में ऐसा देखा जाता है, कोई जो नियंत्रक आदमी है वो कुछ सोच के कुछ काम करता है, बाद में वो उसी के लिए घातक साबित होता है। मैं एक बात से बोलना ऐसा क्या है जो अभी लगता है कि हम मैनेज नहीं कर सकते? आखिरकार इसीलिए मैं वो सोने का डॉलर का जिक्र कर रहा था। ऐसी क्या स्थिति है, अगर हमारे दर्शक जानना चाहें कि अभी ऐसी स्थिति क्या बन रही है? बहुत आशंकावादी नहीं होते। ये जो संतुलन बनाए रखने के बारे में तनेजा जी बात कर रहे थे, जो प्रक्रिया और जो ताकतों के चलते अभी जो मात्रा में है दाम, ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है। और ये जो शेयर मार्केट का जो उतर चढ़ाव, इसका भी ये कारण है कि ये अनकंफर्टेबल हो गया। क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं, हम इस राउंड पे आना चाहते हैं, ये गिरा क्यों? जब इसमें इतना चढ़ाव आ रहा था तो वो पैसा कहाँ गया? जो इतना जो लोगों ने सटोरिये ने लगाया, वो लोग कहाँ गए उस पैसे को लेकर? इसमें मैं रविश में, और डिमांड क्यों नहीं, मुझे इस 2 बात पे दर्शकों को बता दिया। एक सप्लाई बढ़ गया, डिमांड कम हो गया। वो जो बोल रहे हैं ना यूरोप का स्थिति, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मैं आपको बताता हूँ 2014 में चाइना जो
देश ग्लोबल जीडीपी पे 30% कंट्रीब्यूशन था चाइना का, इंक्रीमेंटल जीडीपी पे चाइना का जो तेल डिमांड जीरो था 2014 में। चाइना का ग्रोथ था ही नहीं तेल डिमांड का, क्योंकि चाइना भी स्लो डाउन कर रहा है। कहाँ 10-11%, अभी 7, लोग कह रहे हैं कि 6 में भी आ सकता है अगले साल। इस साल हाँ, मनमोहन सिंह तो नहीं गए ना। हाँ नहीं मेरा मनमोहन सिंह के भी ऐसे संकट आते हैं। हाँ, ये चाइना का प्रॉब्लम पहले तो हमें अब चीन की तरफ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यहाँ पे मोदी आने से जीडीपी में बहुत वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ नहीं हुई। ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरा रवीश, यूरोप तो और रिसेशन में जा रहा है और वहां पे डिमांड है नहीं। अमेरिका ने 2010 के बाद, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, अपने जो तेल और गैस की जो कैपेसिटी है वो 1/3, 1/3 उन्होंने बढ़ाई जितनी थी। और आज की तारीख में अमेरिका सऊदी का 9 मिलियन बैरल्स पर डे तो मैच कर रहा है, ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। 1 मिलियन कम है, सऊदी का 10। तो उस वजह से अमेरिका इस मार्केट में बड़ी जोरों की आया है पिछले 4-5 साल में। और वही चीज अमेरिका में जो अभी जो ग्रोथ दिख रहा है वो शेल गैस ड्राइव कर रही है और वही एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका भी इसमें फंसा हुआ है। तो ये जैसे तनेजा जी कहते हैं, अगर 45-50 के बीच में रहे तो इसमें सबको प्रॉब्लम है, इसमें इंडिया को भी प्रॉब्लम होगी।